अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने तेजी से 2 कोट निकाले और एक टारमंडू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जल्दी से ये कोट पहन लो। टारमंडू ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। फिर हम दोनों कोट पहनकर दोबारा रायदारी में निकल आए। तुम्हारे किसी अंदाज से उजरत या घबराहट दायर न होने पाए, मैंने टारमंडू से कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया। रायदारी में अब भी कोई नहीं था, फिर भी हम आम रफ्तार से चलते हुए लिफ्ट तक आए जो वहां मौजूद थी। हम दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए और मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट के बाहर निकलते ही मुझे अपनी मतलूबा कार दिखाई देगी। चूंकि प्रोग्राम मेरे इल्म में था, इसलिए मैंने महसूस किया कि सुर्ख कार वहां पहले से मौजूद थी और लिफ्ट का दरवाजा खुलते देखकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान हरकत में आ गया था। टारमंडू चूंकि इस बात से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो ये बात नोट नहीं कर सकता था। वो मोहतात अंदाज में इतराफ का जायजा ले रहा था। इधर उधर देखे बगैर सीधे बाहर निकल चलो, मैंने टारमंडू से कहा और वो फौरन ही संभल गया। कार वाला नौजवान अपनी साथी नौजवान लड़की को सहारा देकर सीढ़ियों से ऊपर ला रहा था। कार उससे महज चंद कदम के फासले पर थी और उसके अगले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। उस सुर्ख कार में बैठ जाऊं, मैंने धीमी आवाज में टारमंडू से कहा। मैं ड्राइविंग सीट संभालता हूँ। हमने कोशिश की थी कि हमारे किसी अंदाज से उजलत जाहिर न होने पाए, लेकिन कार तक पहुंचने के बाद हमने हर एहतियात बालाए ताक रख दी। टारमंडू भी चिपट कर कार में सवार हुआ था और मैंने भी उस तेजी का मुजाहरा करते हुए कार न सिर्फ स्टार्ट कर दी थी, बल्कि उसे गियर में डालकर आगे भी बढ़ा दिया था। मेरी कार! मैंने अकम से नौजवान के चीखने की आवाज सुनी, मगर वह सुनने का नहीं, अमल करने का वक्त था। मुझे मालूम था कि अभी फौजी गाड़ियां हमारा ताकुब शुरू कर देंगी। हॉस्पिटल के आते से बाहर निकलते वक्त टारमंडू ने बदवासी से कहा, एक फौजी जीप स्टार्ट होकर हमारे करीब आ रही है, परवाह मत करो। मैं अंदारमन शैलूफ की आवाज में घुराया, कार की टंकी फुल है, मैं देखूंगा वो कितने माहिर है। आते के गेट से निकलते ही मैंने कार को सड़क पर बाईं जानिब मोड़ दिया। तेज रफ्तारी के बायस कार के टायरों से तेज आवाजें खारिज हुई थी और राहगीर पलट पलट कर हमारी कार की तरफ देखने लगे थे। अच्छी बात यह थी कि हॉस्पिटल शहर के मरकज में वाक़ नहीं था, वरना सड़कों पर ट्रैफिक के हुजूम में तेज रफ्तारी से कार चलाना मुमकिन न रह जाता। पहले भी कार को बाईं जानिब इसलिए मोड़ा था कि सड़क बसरा के मुजाफात की तरफ जाती थी। अगर मैं बराह रास्त आर्थर के दफ्तर का रुख करता तो ट्रैफिक के सैलाब में फंस कर रह जाता। एक्सीलेटर पर मेरे पैर का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था और उसी मुनासबत से कार की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा था। सड़क से ज्यादा मेरी नजरें अकब नमा आईने पर मरकूज थी। फौजी जीप काफी फासले पर थी और ये फासला बरकरार था। मेरे रफ्तार बढ़ाने के बावजूद उस फासले में कमी वाकई नहीं हुई थी। उस जीप से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है नारमन, टारमंडू ने पलट कर देखते हुए कहा। तुम देख रहे हो स्पीड मीटर की सुई 90 के हिस्से पर लड़द रही है, इससे ज्यादा रफ्तार बढ़ाना मुमकिन नहीं है, मैंने जवाब दिया। अगर सीधी सड़क पर सफर करते रहे तो कभी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे, टारमंडू बोला। मुझे एहसास है टारमंडू, मगर इस रफ्तार पर कार मोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कार तो मोड़नी ही पड़ेगी, वरना हम बुरी तरह फंस जाएंगे। ख्याल है कि उनके पास वायरलेस भी होगा। मुझे एक मोड़ नजर आया और मैंने कार के ब्रेक पर पैर रख दिया। रुकते रुकते कार कोई 20 गज का फासला तय कर चुकी थी। टारमंडू पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था कि फिर जख्मी हो गया। उसका सर बड़े जोर से डैशबोर्ड से टकराया था, मगर मुझे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे सकता। टारमंडू शायद इजाज करता, मगर उसी लम्हे हम पर फायरिंग शुरू हो गई। ब्रेक लगाने से कार और जीप का दरमियानी फासला कम हुआ था और इसी दौरान हम पर फायरिंग शुरू हो गई थी। मैंने एक लम्हा जाया कि ये बगैर कार को दाईं जानिब मोड़ दिया। ये एक मुजाफाती बस्ती थी। कार गोली की तेजी से उस बस्ती में दाखिल हो गई, मगर इससे कबल ही कई गोलियां कार की बॉडी में दंस चुकी थी। आज इन लोगों से बचकर निकलना नामुमकिन लगता है, टारमंडू बुड़बुड़ाया। मैंने टारमंडू को कोई जवाब दिए बगैर कार दाईं आंख पर नजर आने वाली सड़क पर मोड़ दी। उस सड़क पर मुड़ते हुए मुझे अकमनमा आईने में फौजी जीप की एक झलक दिखाई दी थी और मुझे यकीन था कि अगर उन्होंने हमारी कार को ना देखा हो तब भी हम तक पहुंच जाएंगे। गर्द के उड़ते बादल उनकी रहनुमाई करने को मौजूद थे। इस बस्ती में सड़कों के करीब करीब मोड़ थे और मैं नजर आने वाले हर मोड़ पर कार को मोड़ देता था। मोड़ काटते वक्त भी मैं रफ्तार ज्यादा कम नहीं करता था। कई बार कार उलटते उलटते बची थी और इस बचत में मेरी महारत को बड़ा दखल था। चंद मिनट के अंदर अंदर बस्ती में खौफ व इराज फैल गया था। तूफानी रफ्तार से दौड़ती हुई एक सुर्ख रंग की कार
और उसका ताकुब करती हुई फौजी जीप वो एराज फैलाने का सबब बनी होगी। फौजी जीप अगरचे बहुत पीछे रह गई थी मगर अभी उससे खतरा दरपेश था। चुनांचे मैंने दोबारा मरकजी सड़क पर निकलने का फैसला कर लिया। मुझे अंदाजा था कि कौन से मोड़ के जरिए मैं मरकजी सड़क तक पहुंच सकूंगा, इसलिए मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई और मैं दोबारा मरकजी सड़क पर पहुंच गया। हम वापसी का सफर कर रहे थे। रफ्तार बढ़ाओ नारमन, तारमंडू ने मुड़कर देखते हुए कहा, वरना ये मौका भी जाया हो जाएगा। हम उन्हें अपने अकब से झटक चुके हैं और कार की रफ्तार में इससे ज्यादा इजाफा करना मुमकिन नहीं है। वो देखो एक मोड़ आ रहा है। तारमंडू चीखा, रफ्तार आहिस्ता करके उधर मुड़ जाओ, फिर हम महफूज हो जाएंगे। वो ठीक ही कह रहा था। मैंने उसके कहने पर अमल किया और कार मोड़ ली। ये ऊंची तबके की आबादी वाला इलाका था और यहाँ हम महफूज तरीके से दाखिल हुए थे, यानी अब फौजी जीप हमारे ताकुब में नहीं रही थी। उनके लिए हमें दोबारा तलाश करना आसान भी नहीं था। अब इस कार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, तारमंडू ने तेजी से कहा। इस वक्त पूरे बसरा में इंटेलिजेंस वाले सुर्ख कार की बू सूंघते फिर रहे होंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस कार से कैसे जान छुड़ाई जाए। मैंने कहा और फिर फौरन ही मुझे एक तदबीर सूझ गई। मैंने अपने अकम में एक सफेद रंग की कार आते देखी थी जिसमें ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र शख्स के सिवा और कोई नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर उसे कार रोकने का इशारा किया। ये क्या कर रहे हो? तारमंडू ने हैरत से पूछा। खुद ही तो कह रहे थे कार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। अब हम इस शरीफ आदमी की कार में सफर करेंगे, आओ। उस शख्स ने कार रोक दी थी। वाकई वो कोई शरीफ आदमी ही था। मैंने सुर्ख कार से उतरते वक्त इंजन तो बंद कर दिया था मगर चाबियां इग्निशन में ही लगी रहने दी थी। कार के दरवाजे अलबत्ता लॉक कर दिए थे। मैं और तारमंडू सफेद कार की तरफ बढ़े। कार के नजदीक पहुंचकर मैं ड्राइविंग सीट वाली खिड़की पर झुका। आपसे एक पता मालूम करना है, मैंने एक हाथ कोट की जेब में डालते हुए कहा। मगर इसी असना में दूसरे हाथ से मैंने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोल दिया था। वो हमारे उलिये देखकर पहले ही हैरान हो रहा था। मेरी इस हरकत पर वो खौफजदा भी हो गया। तुमने दरवाजा क्यों खोला है? उसने खौफजदा लहजे में कहा। क्या चाहते हो तुम? डरने की जरूरत नहीं, मैंने नरम लहजे में कहा। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतनी देर में तारमंडू दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर उसके बराबर वाली निशस्त संभाल चुका था। उस शख्स को अंदाजा हो गया कि अगर उसने हमारे कहने के खिलाफ कोई हरकत की तो उसे नुकसान उठाना पड़ जाएगा। चुनाचे वो चुपचाप कार से उतर आया। मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, उसने सहमे हुए अंदाज में कहा। हम लुटेरे नहीं हैं, मैंने उसके लिए अकबी नशीस का दरवाजा खोलते हुए कहा। एक मजबूरी की वजह से थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कार इस्तेमाल करना चाहते हैं। यकीन करो तुम्हें कोई गिरन नहीं पहुंचेगा। मेरे इशारे पर वो अकबी नशीस पर बैठ गया। मैंने भी उसके साथ ही अकबी नशीस संभाल ली थी। यहाँ से आगे तुम ड्राइविंग करोगे, मैंने तारमंडू से कहा और वो इस बात में सर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? कार वाला फिर बोला। मैं एक जरूरी काम से जा रहा था। मैंने उसे जवाब देने की जहमत किए बगैर उसकी गुद्दी पर एक जच्चा तला हाथ रसीद कर दिया और वो पिछली सीट पर देर हो गया। 2 घंटे से कबल इसी होश नहीं आना चाहिए था। इसे तो मैंने बेहोश कर दिया है, मैंने तारमंडू से कहा। अब सीधे आर्सर की तरफ निकल चलो ताकि हम मिलिट्री इंटेलिजेंस की तस्तबुर से महफूज हो जाएं। आधे घंटे बाद तारमंडू ने बंदरगाह के इलाके के नजदीक एक मसरूफ शायरा पर कार पार कर दी और पलटकर मेरी तरफ देखने लगा। सोचने समझने का वक्त नहीं है, मैंने कहा। बस तेजी से निकल चलो। मैं सोच रहा हूँ कि क्या आर्थर के पास इस तरह चले जाना मुनासिब होगा। चलो मिठाई के डिब्बे लेकर जाएं या ढोल ताशे पीटते हुए जाएं। मैंने बिन्ना कर कहा। तुम समझे नहीं, हमारे लिए मुनासिब नहीं है और फिर हम फरार होकर आए हैं। रही फरार की बात तो बाद में तुम कहोगे चूंकि हम फरार हुए हैं इसलिए हमें इजराइल भी नहीं जाना चाहिए। तुम उसकी इख्तियारात से वाकिफ हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, तारमंडू ने मायूसी से कहा। खैर चलो, जो अजर भी होगा दोनों का एक साथ ही होगा। आर्थर की इख्तियारात के बारे में मैं सुनकर चौंक पड़ा था। उस बारे में तारमंडू से पहले गुफ्तगू नहीं हुई थी, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब इस मौके पर उससे कुछ पूछा नहीं जा सकता था। किसी भी मामले में उससे बराह रास्त सवाल करना खतरनाक साबित हो सकता था। आर्थर के बारे में अब तक मेरा तसव्वुर यही था कि वह यहूदी एजेंटों को सहूलत फराहम करता है। ऐसे शख्स के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसके कुछ इख्तियारात भी होंगे। मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया मगर खामोशी से तारमंडू के साथ चलता रहा। हम पुरानी तर्ज की एक बिल्डिंग में दाखिल हुए जो काफी हद तक बोसीता हो चुकी थी। अगर पत्थरों की बनी हुई ना होती तो कब की जमीन बोस हो चुकी होती। उसकी सीढ़ियां भी लकड़ी की थी। कुल 4 मंजिला इमारत थी और उसमें ज्यादातर शिपिंग कंपनियों के दफातर ही वाक़ थे। 24 जीनों पर सफर करके हम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। जीनों की तरह रायदारी भी नीम तारीख थी।
एक कोने पर आर्थर एंड कंपनी का बोर्ड नजर आ रहा था। हम उस ऑफिस में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से खासा मुख्तलिफ था। यहाँ तारीकी और सीलन का एहसास नहीं होता था। ऑफिस में रोशनी का माकूल इंतजाम मौजूद था। चंद कैमर बने हुए थे, जिनमें से एक निस्बतन बड़े कैबर पर आर्थर की नेम प्लेट लगी हुई थी। कैबर के बाहर एक काउंटर के हकम में एक सफेद वाम लड़की किसी रजिस्टर पर सर झुकाए हिसाब किताब में मसरूफ थी। कारमंडू सीधा उस तरफ बढ़ता चला गया और लड़की ने किसी की मौजूदगी को महसूस कर सर उठाया और मैंने महसूस कर लिया कि हमें देखकर वो चौंक पड़ी है, मगर उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया और इस्तकबालिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए बोली, फरमाइए जनाब, हमारे लायक कोई खिदमत है? मुझे फिजाई रास्ते से कुछ फल एक्सपोर्ट करने हैं। कारमंडू ने कहा, मुझे मालूम था कि ये कोड वर्ड हैं जो सिर्फ आर्थर के लिए मखसूस हैं। जो भी यहूदी एजेंट यहाँ आता था उसे अपनी शिनाख्त कराने के लिए यही जुमले दोहराने पड़ते थे। कारमंडू चूंकि पुरस्रार तरीके से काफी अरसा गायब रहे थे, इसलिए ये कोड वर्ड दोहराए बगैर हम पर यकीन नहीं किया जा सकता था। इसके लिए तो आपको किसी एयरलाइन के किसी ऑफिस से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये तो शिपिंग एजेंसी है। वो तो ठीक है, लेकिन फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मैं उन्हें उस रास्ते से नहीं भिजवा सकता। हम आपके लिए एक्सप्रेस सर्विस का बंदोबस्त कर सकते हैं जनाब, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, वो जहाज बुक कर दो, कारमंडू ने कहा, और उसके साथ ही उसकी शिनाख्त का मरहला खत्म हो गया। बेशर आर्थर मसरूफ हैं जनाब, ताम मुझे यकीन है कि आपकी आमद की इत्तला सुनकर वो अपनी मसरूफियात तरक कर देंगे, लड़की ने कहा और इंटरकॉम पर आर्थर को हम दोनों के बारे में बता दिया। हमें फौरन ही अंदर तलब कर लिया गया था। आर्थर एक लईम शहीम आदमी साबित हुआ। वो एक बड़ी सी मेज के हकम में रिवॉल्विंग चेयर पर बुराजमान था। हमारे अंदर दाखिल होने पर उसने सर से पैर तक हम दोनों का जायजा लिया। मैंने महसूस किया कि कारमंडू खासा नर्वस हो गया है। उसकी देखा देखी मुझे भी थोड़ा बहुत नर्वस होना पड़ा। चंद लम्हों बाद आर्थर के हल्क से घर्राहट खारिज हुई। तुम दोनों कहाँ मर गए थे? हम दोनों पकड़ दिए गए थे जनाब, कारमंडू ने कहा। उसका लहजा खुशामदाना था। मैं खामोश था, मगर मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। हम दोनों खड़े हुए थे और आर्थर ने अभी तक हमसे बैठने को नहीं कहा था। कैसे पकड़ लिए गए थे? किसने पकड़ दिया था? आर्थर ने तहमकाना अंदाज में पूछा। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ दिया था, दफतन मैंने कहा और आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। आर्थर ने वसीले अंदाज से मुझे देखा। तुम उनकी कैद से फरार कैसे हो गए? और अगर फरार हो ही गए तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और अगर आ ही गए थे तो मेरी बगैर इजाजत इस कुर्सी पर कैसे बैठे? बैठने का सबब यह है कि हम मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेहमान नहीं थे, उनकी कैद में थे। हम पर जो तशद्दुद किया गया उसकी वजह से हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। अभी हमें मजीद इलाज की जरूरत थी, लेकिन चूंकि हमें आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था, इसलिए हमें अफरा तफरी में हॉस्पिटल से फरार होना पड़ा। और यहाँ आने की वजह यह है कि हमें फुल तौर पर पनाहगाह की जरूरत थी, ऐसी पनाहगाह जहाँ इंटेलिजेंस वाले हमें तलाश न कर सके। हमने पहले उन्हें अपने ताकुम से झटका, फिर यहाँ आए थे। हमें इस साल में भी तुम्हारे तहफ्फुज़ की फिक्र थी। आर्थर ने मुझे बड़े गौर से देखा, फिर कारमंडू से बोला, बैठ जाओ। इस बार उसका लहजा निस्बतन नरम था। तुम्हारा तीसरा सवाल कि हम पकड़े किस तरह गए थे, इसका सही जवाब तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले ही दे सकते हैं। उन्हें हमारे बारे में किस तरह इल्म हुआ और वो किस तरह हम तक पहुंचे, लेकिन ये बात तो तय है कि मुखबरी जरूर हुई है। अरे ये कोई इत्तफाक था तो हम दोनों के साथ ही क्यों पेश आया, जबकि हम दोनों खुद ही एक दूसरे के बारे में बेखबर थे। कारमंडू ने सर को इस बाती जुब्बश देकर बुश से मुत्तफिक होने का इजहार किया। तुम्हारे ख्याल में ये मुखबरी कौन कर सकता है? आर्थर ने बुश से पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता राय रास पर आ रहा था। ये मालूम करना मेरा काम नहीं है, ताम वो जो शख्स भी है हम में से ही है, या मेरी राग का कोई एजेंट या तो हमारे दरमियान मौजूद है या फिर हमसे या हमारे किसी आदमी से इतना करीब है कि उस तक सारी इतलात पहुंच जाती है और वो इराकी हुकाम को उनसे मुतला कर देता है। इस मामले पर सोचना पड़ेगा, आर्थर ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। लेकिन मैं 10 साल से यहाँ हूँ। इसी दौरान बहुत से एजेंट आए और गए, कभी कोई नहीं पकड़ा गया। ये पहला वाकया था। उससे मेरे नजरिए को तकवीयत मिस भी है। ये बात नहीं मानी जा सकती कि यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस अचानक इतनी फाल हो गई हो कि उनकी कारकर्दगी के हकम में मुखबरी का ताकतवर मुहर्रक जरूर मौजूद है। ये कैसे तय होगा कि वो मुखबर यहाँ मौजूद है या इसराइल में है? आर्थर ने कहा। ये तय करने के लिए तुम्हें मेरे चंद सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैंने कहा, पूछो। जब हम गिरफ्तार हुए उस वक्त और उस वक्त से लेकर आज तक हम दोनों के अलावा यहाँ और कितने एजेंट थे? यहाँ है बसरा में तुम दोनों के अलावा और कोई एजेंट नहीं था और ना अब तक किसी और को भेजा गया है। ठीक है, मैंने सारी लाया। बसरा के अलावा इराक के और शहरों में भी तो हमारे एजेंट सरगर्म अमल होंगे। हाँ, आर्थर ने जवाब दिया, कई शहरों में हमारे एजेंट मौजूद हैं
उनमें गिरफ्तार होने वालों का तनाजुम क्या है? बेन ने सवाल किया और अपने सवाल का जवाब आर्थर के चेहरे पर पढ़ दिया। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान इराक में हमारे 6 एजेंट पकड़े गए। आर्थर ने परेशानी से कहा, उनमें से 2 तुम हो। इसका मतलब हुआ कि जो शख्स भी मुखबर है वो बसरे में ही मौजूद है। मैंने फातिहाना अंदाज में कहा, अगर इसराइल में होता तो इराक में मौजूद हमारे तमाम एजेंट खतरे में पड़ जाते। बेला मकसद आर्थर को परेशान करना था, जिसमें मैं कामयाब रहा था। आर्थर कुर्सी से उठकर टहलने लगा। साफ जाहिर था कि अगर बसरे में कोई शख्स मुखबर है तो ज्यादा इम्कान यही था कि वो आर्थर के आदमियों में से ही कोई हो सकता है, और अगर ऐसा था तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आर्थर पर होती। मैंने अपने सफेद कोट के बटन खोले तो दवदन आर्थर की निगाह उन पट्टियों पर पड़ गई जो मेरे जिस्म पर बंधी हुई थी। ओह, तो तुम जख्मी हो? सबसे पहले तो तुम्हारी ड्रेसिंग करने की जरूरत है। चलो। मैं सन्नाटे में आ गया। भला मैं ड्रेसिंग कैसे करा सकता था? मैं जख्मी तो था नहीं। अगर मैं ड्रेसिंग करवाने जाता तो पोल खुल जाता। बेरज़ेन इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए बहुत तेजी से काम करने लगा। ख्यालात बहुत तेजी से मेरे ज़हन से गुजर रहे थे, मगर ये वक्त ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा सोच विचार करता। मुझे कुछ ना कुछ करना था और जल्दी कहना था, वरना मुझे ड्रेसिंग के लिए ले जाया जाता। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इस कदर जल्द मुझे ऐसे किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ जाएगा। ये तो तयशुदा बात थी कि मुझे ऐसी किसी सूरत-ए-हाल से लाजमन 2-4 होना था, मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो वक्त बिल्कुल इब्तिदा में भी आ सकता है। टारमंडू की फिक्र करो। मेरे मुंह से ये अल्फाज बेइख्तियारी के आलम में निकले थे। मेरे जख्म तो किसी हद तक मंदेमल भी हो चुके हैं, लेकिन इसे तो फौरी तवज्जो की जरूरत है। आर्थर की निगाह का जाविया तब्दील हो गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? चलो जल्दी से उठो, उसने टारमंडू से कहा और इंटरकॉम पर अपनी सैकती को तलब करके टारमंडू की बैंडेज कराने को कहा। सैकती उसे लेकर कैबिन से बाहर चली गई। आर्थर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुमने तो मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है, उसने मुतफिकराना लहजे में कहा। आखिर वो कौन शख्स हो सकता है जो मुखबरी कर रहा है? अपने आदमियों को चेक करो आर्थर, मुखबर कहीं आसमान से तो नहीं टपकते। मेरे लहजे में खफीफ सा तंज था, जिसे शायद उसने नजरअंदाज कर दिया, या मुमकिन है महसूस ही ना किया हो। मुझे अपने लोगों पर एतमाद है, कोई एक ऐसा भी नहीं है जिस पर सियासी मफादात से गद्दारी का शुबा भी किया जा सके। तुम जानो, मैंने बेपरवाही से कहा। वैसे हम दोनों के बैक गिरफ्तार होने पर हेडक्वार्टर तुमसे बाज़-बुरस जरूर करेगा। मेरी परेशानी की असल वजह तो यही है। वैसे भी इस वक्त इसराइल में तहलका मचा हुआ है। क्यों? मैंने चौंक कर कहा। इसराइल पर ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी? तुम्हें मालूम नहीं होगा, इसलिए कि जब ये सानिया हुआ उस वक्त तुम इराक में थे। आर्थर बोला। एल-आल के 2 कांकड़ त्यारे अगवा हो गए। क्या कह रहे हो? मैंने अपने लहजे में तैयर पैदा करते हुए कहा। हमारी सिक्योरिटी तो बहुत मजबूत है। हमारा ये गुमान चिकना चूर हो चुका है। दोनों त्यारों के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजामात किए गए थे, मगर उसके बावजूद उन्हें निहायत कामयाबी से अगवा कर लिया गया। यकीन नहीं आता, मैं बुड़बड़ाया। ताम अगर ये हो चुका है तो मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत कुछ सोचना होगा। हाई कमान सोच रही है, आर्थर बोला। फरसीनी गोरीले बहुत मुनज़्ज़म हो चुके हैं, हमारी तवक्कुआत से भी बहुत ज्यादा। दोनों जहाजों में से एक को तो उन्होंने फिजा में ही तबाह कर दिया था और दूसरे का कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि उसकी तलाशी के लिए हमने अमेरिका के मसनूई इशारे तक की मदद ली थी। अब हम ये फर्ज करने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने दूसरा कांकरेड भी तबाह कर दिया होगा, वरना उसका कोई सुराग तो जरूर मिलता। मेरे दिल खुशी से झूम उठा। मेरे सामने बैठा हुआ नफरत अंगेज यहूदी अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहा था। मैंने तंजीम आज़ादी फलस्तीन के मतवालों के साथ मिलकर ताज़िब यहूदियों बल्कि उनके सरपरस्त आला अमेरिका को भी शिकस्त फाश दी थी। अपनी तमाम तर तरक्की और जदीद तरीन वसाइल बरवेकार लाने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत एक बेसरो सामान तंजीम के मुकाबले में हार गई थी। उनकी इस शिकस्त में सऊदी अरब का भी नुमाया हिस्सा था। हुकूमत इराक की दरख्वास्त पर उन्होंने उन तैयारों का जिक्र किसी से नहीं किया था कि उनकी फिदाई उरूज से गुजरकर इराक की तरफ गए थे। हम मवाक सियारों की जाल से तो नहीं बच सके थे, मगर इस्लामी यटगयादी सुरखरू होकर उभरी थी और यहूदी दुनिया चक मार कर रह गई थी। आर्थर मुझे त्यारों के अगवा की तफसीलात बता रहा था, मगर मैं उसकी बातें तवज्जो से नहीं सुन रहा था, इसलिए कि मैं उन तमाम बातों से पहले ही से वाकिफ था। इसी दौरान टारमंडू वापस आ गया और आर्थर ने उसे भी इन तफसीलात से आगाह किया जो वो पहले ही मेरे गोशगुदार कर चुका था। सर, आर्थर की सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर नॉर्मन की बैंडेज अभी होना बाकी है। हाँ? आर्थर चौंक कर बोला। जाओ तुम भी बैंडेज तब्दील करा लो। मुझे बातों के दौरान ख्याल ही नहीं रहा था।
मैं एक बार फिर मखमसे में फंस गया। इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं थी कि मैं किसी डॉक्टर का सामना कर पाता। दूसरी तरफ आर्थर और उसकी सेक्रेटरी मुझे मुतवक्को निगाहों से देख रहे थे। वो मेरे उठने के मुंतजिर थे, मगर मैं ना तो उठने के मूड में था और ना इसका मुतहम्मिल हो सकता था। वजह यही थी कि मैं जख्मी नहीं था और मरहम पट्टी के दौरान पोल खुलना लाजमी था। मरहम पट्टी से ज्यादा मुझे ये फिक्र खाए जा रही थी कि हम इराक से किस तरह निकलेंगे। मैंने कहा, ये सोचना मेरा काम है। आर्थर संजीदगी से बोला, तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा काम है। ठीक है, मैंने सर हिलाया, मगर मैं अपनी सलामती की फिक्र सबसे पहले करता हूँ। तुम्हारी सलामती को क्या खतरा लाक है? आर्थर ने हैरत से कहा, इराकी इंटेलिजेंस को धोखा देकर निकल आने के बाद अब तुम बिल्कुल महफूज हो। इससे भी ज्यादा महफूज हम उस वक्त थे जब अपने मिशन पर इराक आए थे। मैंने तंजिया रहते में कहा, लेकिन अंजाम क्या हुआ?